स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: सरकार सबसे बड़ी विजेता है। मुझे नहीं मालूम। बुढ़िया की आवाज़ अचानक ठंडी होगी। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, जैसे कि वह आगे कुछ बोलने की ही नहीं चाह रही थी। आदर्श, आहन और चुटकी बूढ़ी महिला की प्रतिक्रिया से पूरी तरह से परेशान थे। यह स्पष्ट था कि उसने पहले भी टोटोम सील देखी थी। उसका रवैया अचानक क्यों बदल गया? दादी, अगर आपको कुछ पता हो तो उन्हें बता देना, वे बुरे लोग नहीं हैं। लविशा ने अचानक कहा। उसे भी पता था कि उसकी दादी झूठ बोल रही थी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जान सकता है बिना उसके वास्तविक स्वरूप को समझे। वैसे भी मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुम चाहे तो यहाँ रह सकते हो, मैं थक गई हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने आगे कुछ नहीं कहा। लविशा अपनी दादी को मनाने के लिए कुछ नहीं कह सकी। बाकी लोगों ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा। कोई चारा न होने पर लविशा उन्हें घर के अंदर ले गई और उनके रहने के लिए कमरे साफ कर दिए। लिटिल फ्लेम बेले कहाँ है? मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है। लविशा ने आदर्श के कमरे का काम खत्म करने के बाद पूछा। वह सो रही है। वह किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली है। मेरे पास उसके लिए पर्याप्त सोल ग्रेड फायर सीड्स खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं यह देखने आया हूँ कि क्या मैं कुछ जल्दी पैसे कमा सकता हूँ। आदर्श ने कहा। क्या किशोरावस्था आ चुकी है? लविशा थोड़ी उत्साहित लग रही थी। अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपनी दादी से भी बात करूंगी। शायद यह कुछ ऐसा है जिसे वह याद नहीं रखना चाहती। आदर्श ने कहा। अगर वह बात करने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारा इरादा वैसे खुद से ही सुराग तलाशने का है। हमें नहीं लगा कि हम इतनी जल्दी सुराग पा लेंगे। अपना समय लो, तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो, लविशा ने कहा। ठीक है, आदर्श ने कहा। यंताई में माउंट कून हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन दक्षिण की ओर इसकी बाहरी ढलानों पर डीमन प्राणियों का कब्जा था। आंतरिक पर्वत सुरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित था। इस प्रकार प्राकृतिक तंत्र अच्छी तरह से संरक्षित थे, क्योंकि सरकार और मैजिक एसोसिएशन दोनों ने मिलकर इसकी देखभाल की थी। इस जगह पर बेहद सारे दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियां थी, और मौसम के कारण माउंट कून पर जड़ी बूटियां विशेष दवाएं बनाने में काफी सहायक थी। हड्डी जोड़ने वाला मरहम माउंट कून का एक लोकप्रिय उत्पाद था। डीमन प्राणियों के विरुद्ध लड़ाई में मैजिशियनों के लिए अपने अंग खोना आम बात थी। भले ही एक हीलर उनके अंगों को वापस ठीक करने में सक्षम था, लेकिन हर समूह के पास मरहम लगाने वाला नहीं होता था। इस प्रकार हंटरों के लिए अस्थि जोड़ने वाला मरहम एक आवश्यकता थी। यदि उनके हाथ डीमन प्राणियों द्वारा फाड़ दिए जाते थे तो उन्हें केवल घावों पर मरहम लगाने और हाथ को पट्टियों से लपेटने की आवश्यकता थी। यह 5 दिनों में हाथ को वापस जोड़ देगा और 7वें दिन वे पहले से ही अपना हाथ हिलाने में सक्षम होंगे। घाव 10 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह और भी अधिक प्रभावी होगा यदि कोई हीलर घाव का उपचार करने के लिए आ रहा हो। इस प्रकार भले ही इसके लिए बेहद सारे मानव संसाधनों का निवेश करना पड़ा हो, सरकार ने हर कीमत पर माउंट कून की सुरक्षा करने पर जोर दिया, ताकि वे हड्डियों को जोड़ने वाले मरहम का उत्पादन जारी रख सके। माउंट कून का दूर का हिस्सा एक खतरनाक जगह थी, ज्यादातर शहरों से अलग। माउंट कून के दूसरी तरफ एक शक्तिशाली डीमन प्राणी द्वारा शासित एक पर्वत श्रृंखला थी। इसे माउंट कून के जानवरों के राजा के रूप में संदर्भित किया जाता था। इसकी ताकत नानलिंग पर्वत के सिल्वर स्काई रूलर के बराबर थी। यंताई इसलिए सुरक्षित नहीं था क्योंकि यह जगह हांगजो की तरह अच्छी तरह से सुरक्षित थी, बल्कि इसलिए क्योंकि माउंट कून पर डीमन बीस्टों का राजा नानलिंग पर्वत के डीमन प्राणियों की तरह आक्रामक नहीं था। कई सालों तक समुद्री राक्षस यंताई की सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा थे। उनके पास शायद ही कोई ऐसा मामला था जहां माउंट कून पर डीमन प्राणियों ने शहर पर अटैक किया हो। बाहरी माउंट कून पर मौजूद डीमन जीव इंसानों को परेशान करने की जहमत नहीं उठाते थे, लेकिन बदले में इंसानों को उनके इलाकों का पता लगाना
अच्छा लगता था, खासकर तब जब उन्हें डीमन शिखाओं की तलाश करने का काम दिया जाता था। कई हंटरों ने पहाड़ पर डीमन जीवों का शिकार करने के लिए समूह बनाए। सरकार को चिंता थी कि इससे पहाड़ पर मौजूद शक्तिशाली डीमन भड़क उठेंगे, इसलिए उन्होंने हंटरों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। क्या बात है! मैंने वाहनों या पर्यटकों की संख्या सीमित करने के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी डीमन प्राणियों का शिकार करने वाले हंटरों पर रोक लगाने के बारे में नहीं सुना है। हमें अपनी बारी आने तक कितनी देर तक इंतजार करना होगा? आहन ने कहा। माउंट कून के दूसरी ओर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। किसी भी दूसरे रास्ते पर जाने के लिए जहरीली घाटियों और उबाड़ खाबड़ इलाकों से गुजरना पड़ता था। घाटियों में घुसना तो आसान था, लेकिन बाहर निकलना बेहद टफ। इसलिए सरकार ने जो रास्ता बनाया था वह माउंट कून के दूर के हिस्से में डीमन शिखाओं की तलाश करने का एकमात्र संभव रास्ता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाहरी माउंट कून की ओर जाने वाला पुल लोगों से भरा हुआ था। बेहद से लोगों के पास हंटर बैच थे। वहां छात्रों के समूह का नेतृत्व करने वाले शिक्षक और मैजिक एसोसिएशन के मेंबर्स भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे माउंट कून का दूसरा किनारा अचानक सोने का पहाड़ बन गया हो, जिसका हर कोई एक टुकड़ा चाहता था। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छी लूट वाली काट कोठरी हमेशा लोगों से भरी होती है, चुटकी ने कहा। वह स्पष्ट रूप से एक अनुभवी गेमर थी। आदर्श ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के पास किया और उन्हें अपना एक अलग पहचान पत्र दिखाते हुए बताया कि वह यहाँ क्यों आया है। तुम चेयरमैन की मदद कर रहे हो? सिपाही ने संदेह से पूछा। हाँ, आप हमें पुरातात्विक समझ सकते हैं। हमें तैयारों के समूह के दौरान इतनी बड़ी भीड़ से टकराने की उम्मीद नहीं थी, आदर्श ने कहा। ठीक है, आप और आपकी टीम कतार को छोड़कर माउंट कून के दूर के हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अब यह जगह बेहद भीड़ भाड़ वाली है। लोगों की संख्या डीमन प्राणियों की संख्या से अधिक है। अगर कुछ हुआ तो बचाव दल को आप तक पहुंचने में परेशानी होगी, इसलिए बस सावधान रहना। पहाड़ में बेहद अंदर मत जाना, सैनिक ने उन्हें चेतावनी दी। चिंता मत करो, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन क्या वह वाकई समझदारी वाली बात है? लोग बतखों की तरह पहाड़ की ओर भाग रहे हैं। क्या माउंट कून के दूसरी तरफ एक शक्तिशाली प्राणी का क्षेत्र नहीं है? अगर वह पागल हो गया तो क्या यंताई के लोग और तुम्हारे जैसे सैनिक इसके बदले में पीड़ित नहीं होंगे? आदर्श ने कहा। तुम्हें पता नहीं था? सिपाही ने पूछा। पता है क्या? आदर्श ने पूछा। वह प्राणी मर चुका है, सैनिक ने कहा। मर गया? आदर्श दंग रह गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। हाँ, हम नहीं जानते कि यह कैसे मरा, लेकिन कुछ हंटरों ने इसके अवशेषों की तस्वीरें ली। माउंट कून का दूसरा हिस्सा इस जीव के मरने के बाद सोने के पहाड़ में बदल चुका है। आपको क्या लगता है कि यहाँ इतने सारे हंटर क्यों हैं? सैनिक ने कहा। मैं समझ गया। आहन को कुछ समझ में आया। उसने आदर्श से कहा, ऐसा लगता है कि सरकार और मैजिक एसोसिएशन माउंट कून के दूसरी तरफ को सुरक्षित क्षेत्र में लाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वे हंटरों को यहाँ आकर्षित करने के लिए डीमन शिखाओं के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, और काम भी। हंटर पहाड़ की खोज करते हुए उसे मुफ्त में साफ कर रहे हैं। एक बार जब माउंट कून का दूसरा हिस्सा डीमन प्राणियों से मुक्त हो जाएगा तो मैजिक एसोसिएशन और सरकार बेहद सारा धन कमाएंगे। चुटकी ने सहमति में सिर हिलाया। स्थानीय सरकार बेहद होशियार है। वे सोने के पूरे पहाड़ को खुद निगलने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए उन्होंने इसे साझा करने का फैसला किया। हंटर लूट लेंगे जबकि सरकार पहाड़ पर दावा करेगी। निगम को डीमन शिखा मिलेंगी और लोगों की अर्थव्यवस्था में भी मदद मिलेगी। यह तो बेतुकी बात है, सैनिक ने उनकी चर्चा सुनकर कहा। आहन और चुटकी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। सैनिक का रिएक्शन देखकर उन्हें पता चल गया कि उन्होंने सही आइडिया लगाया था। सरकार ने यह इतना कितना बढ़िया कदम उठाया है कि उम्मीद है कि हंटर्स को वह मिलेगा जिसके लिए वे आए थे, अन्यथा वे मूल रूप से सरकार और सेना के लिए स्वैच्छिक काम कर रहे थे। लविशा, ओ लविशा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होंगी। अच्छे कपड़े पहने एक आदमी उनके पास आया। या तो वह आदमी बेहद लंबा था या वह बेहद घमंडी था, क्योंकि लोगों को देखते समय उसे अपनी ठुड्डी ऊपर उठाना पसंद था। उसकी ठोड़ी जल्द ही आदर्श और आहन की ओर मुड़ गई, क्योंकि वे लविशा के काफी करीब लग रहे थे।
वे लवीशा के लिए सामान्य दोस्त नहीं लग रहे थे। आदमी ने पूछा, और वे है? वह मेरा भाई है। लवीशा ने परिचय कराया। आशिर, आहन ने उत्तर दिया। आदर्श और चुटकी तुरंत अवाक रह गए। आशिर, यह क्या नाम था? वह सच में नकली नाम रखकर खुद को क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहा था। लवीशा को नाम सुनकर बेहद खुशी मिली। उसने आदर्श और चुटकी का परिचय देना शुरू किया। क्या आप सब भी माउंट कून के दूसरी तरफ जा रहे हैं? क्या सिर्फ आप ही जा रहे हैं? आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? मेरे चाचा मैजिक एसोसिएशन के वाइस एल्डर है। वे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि हम जैसी युवा पीढ़ी उनसे कुछ सीख सके। आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? आप बेहद कुछ अनुभव करेंगे, उस आदमी ने जोश से कहा। मैंने पहले से ही वादा किया था उनसे, लवीशा ने कहा। क्या वादा है? आज के लिए कोई स्लॉट नहीं बचा है। अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो सैनिक आपको जाने नहीं देंगे। चलो, मेरे चाचा उन नौसिखिए हंटरों से अलग है। वह माउंट कून के दूसरे हिस्से से काफी परिचित है। उन्हें इतिहास पढ़ना और सामान इकट्ठा करना पसंद है। डीमन शिखाएं इकट्ठा करना उनके शौकों में से एक है। आदमी बोलता रहा। वास्तव में हमने पहले ही परमिशन प्राप्त कर ली है। लवीशा कहने जा रही थी कि उन्हें पहले से ही गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। हालांकि जब आदर्श ने सुना कि मैजिक एसोसिएशन के वाइस एल्डर की भी पुरातत्व में रुचि है तो उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, लवीशा, हमें उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि कोई अनुभवी व्यक्ति समूह का नेतृत्व कर रहा है। यह हमारे लिए अच्छा है। हम बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे नहीं तो। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, लवीशा ने सिर हिलाया। लंबे आदमी ने तुरंत आदर्श की ओर एक अप्रिय नजर डाली। लवीशा जाहिर तौर पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। वह उसे अस्वीकार ही करने वाली थी, लेकिन इस नए आदमी की बात सुनने के बाद वह तुरंत सहमत हो गई। लंबा आदमी पूरी तरह से नाखुश था। क्या लवीशा उस आदमी की तरफ बेहद आज्ञाकारी नहीं थी? क्या वह भी उसके कारण उसे अस्वीकार करती रही? बिल्कुल सही समय पर वह यात्रा के दौरान लवीशा को अपनी असली ताकत दिखाएगा ताकि जो लोग बाहर से आकर्षक लेकिन अंदर से बेकार है वे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी शर्म महसूस करेंगे। टीटू, आप यहाँ और अधिक लोगों को क्यों लाए? मैजिक एसोसिएशन के वृद्ध मैजिशियन ने अप्रसन्न स्वर में पूछा। चाचा, आप लवीशा से पहले भी मिल चुके हैं। वो हमारे मैजिक एसोसिएशन में बेसिक मैजिशियनों की टीचर है। वह अपने दोस्तों के साथ एक रोमांचक यात्रा पर जा रही है। चूंकि वे बेहद ज़्यादा नहीं है और उनके पास उनका नेतृत्व करने वाला कोई अनुभवी व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए वे हमारे साथ आने में रुचि रखते हैं ताकि वे आपसे कुछ सीख सके, टीटू ने जल्दी से समझाया। टीटू वृद्ध मैजिशियन के करीब गया और बोला, चाचा, लवीशा वही लड़की है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। बस एक काम कर दीजिए। उसके पिता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर यह काम हो जाए तो शायद आपकी मदद हो जाए। बस उन्हें ठीक से व्यवहार करने के लिए कहना। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे रोके। वृद्ध मैजिशियन ने नाक भुएं सिकोड़ते हुए कहा। टीटू तुरंत मुस्कुराया। हालांकि उसने जल्दी ही अपने चेहरा सख्त कर लिया और आदर्श, आहन और चुटकी को चेतावनी दी। आप सभी को समूह के साथ बने रहना चाहिए और जैसा कहा जाए वैसा ही करना है। अगर आप मजबूत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी तरह की परेशानी खड़ी करने की हिम्मत मत करना। चिंता मत करो, हम जानते हैं कि यह बेहद भाग्यशाली है कि हम एक अनुभवी टीम का अनुसरण करने में कामयाब रहे। मुझे यकीन है कि हम इस बार अपने होमवर्क में हाई रैंक स्कोर करने जा रहे हैं। वाह, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, आहन ने कहा। आहन की बातें सुनकर टीटू मुस्कुराया। उसने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह रोमांच सामान्य मैजिक इंस्टीट्यूटों के स्टूडेंट के लिए हाई रैंक प्राप्त करने से अधिक इम्पोर्टेंट है। यदि आप अच्छे से व्यवहार करते हैं तो मैं अपने चाचा से आपके दस्तावेजों पर मोहर लगाने के लिए भी कह सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आपके स्कूल के टीचर बेहद प्रभावित होंगे। सच में? भाई टीटू, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आहन मुस्कुराया। उसका अभिनय इतना अच्छा था कि बाकी लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। स्कूल ऑफ मैजिक।
सीजन 2 टाइटल। विशाल पर्पल लिंडेन के पीछे का खतरा। टीटू को आहन की खुशामद पसंद थी, खासकर तब जब उसे पता चला कि आहन और लविशा करीबी रिश्तेदार थे। लविशा के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए उसे निश्चित रूप से आहन की हेल्प की ज़रूरत थी। अगर वह लविशा का स्नेह जीतने में कामयाब हो जाता है तो यह बेहद अच्छा होगा। सबसे पहले लविशा निश्चित रूप से उसकी पसंद थी। वह कुछ समय से उसे जीतने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसे उम्मीद नहीं थी कि लविशा जैसी साधारण दिखने वाली मैजिशियन की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत होगी। शंघाई में उसके पिता बेहद अमीर थे और प्रसिद्ध शिखावत कबीले के सदस्य भी थे। टीटू को समझ नहीं आया कि लविशा यहाँ रहने की जहमत क्यों उठा रही है, जबकि उसका परिवार इतना अमीर और लेकिन फिर भी उसे इस अवसर का फायदा उठाना था। क्या आपका दोस्त आपकी बहन के करीब है? टीटू ने पूछा। आहन ने कहा, वास्तव में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके मन में उसके बारे में अच्छी धारणा है। आहन झूठ नहीं बोल रहा था। वह जानता था कि लविशा आदर्श की प्रशंसा करती है। जहां तक उसके लिए उसके मन में कोई स्नेह था, आहन का मानना था कि अगर आदर्श उसके साथ फ्लर्ट करता है तो वह उसे अस्वीकार नहीं करेगी। टीटू ने तुरंत भुहें सिकोड़ ली। यह स्पष्ट रूप से अच्छी खबर नहीं थी। पर्वत श्रृंखला दूर दूर तक फैली हुई थी। घने जंगल और गहरी घाटियों से ढकी हुई थी। पेड़ों के तने नीले आसमान में उठे हुए थे। आमतौर पर ऐसा नज़ारा केवल एक पहाड़ की गहराई में ही संभव था, जहां डीमन जीव रेंग रहे थे और आसपास इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन यह यंताई शहर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। यह एक बड़ा आश्चर्य था। समूह ने कुलून के नेतृत्व का अनुसरण किया और गहरी घाटियों से आगे बढ़े। उन्हें कभी कभी चंदवा में शाखाओं के बीच उड़ते हुए डीमन गौरैया दिखाई देती थी जो डर कर चिल्लाती थी, लेकिन पहाड़ में डीमन जीवों का पीछा करने वाले हंटरों से टकराना उनके लिए अधिक आम बात थी। सौभाग्य से पहाड़ और जंगल काफी बड़े थे। जैसे जैसे वे अंदर गए, यह और भी मुश्किल होता गया कि दो समूह के लोग एक दूसरे को हैरानी से घूरते हुए पकड़े जाए, जबकि उन्हें खतरा होने का अंदेशा हो। समूह में शामिल एक मोटे आदमी ने कहा, यह सचमुच हंटर प्रतियोगिता जैसा लगता है। मदन, हम लगभग भूल ही गए थे कि आपने पहले भी हंटर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। क्या प्रतियोगिता शुरू होने के तुरंत बाद ही आपको अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया था? मैंने सुना है कि किसी के समन बीज से डरकर आप बेहोश हो गए थे। टीटू ने हंसकर जवाब दिया। टीटू की बातें सुनकर बाकी लोग भी हंस पड़े। मदन तुरंत शर्मा गया। उसने तर्क दिया, कम से कम मैंने हिस्सा तो ले लिया। क्या तुम इसके लिए योग्य भी थे? हम मैजिक एसोसिएशन से, हम हंटर प्रतियोगिता में भाग लेने की जहमत भला क्यों उठाएंगे? हमें उन असभ्य लोगों से बेहतर वेतन मिलता है। हमें जंगल में खाना और रहना भी नहीं पड़ता। क्या आपको सच में लगता है कि हम ईर्ष्या करेंगे कि आप एक हंटर है जिसने कभी हंटर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था? रजत नाम के एक आदमी ने कहा, जो टीटू का काफी करीबी लग रहा था। हंटर प्रतियोगिता की बात करें तो आदर्श भी कभी इसमें दिलचस्पी रखता था। हालांकि प्राचीन राजधानी की आपदा में फंसने के बाद वह किसी तरह से इससे चूक गया और वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में बिजी हो गया। यह बेहद दुखद था। आदर्श ने हंटर प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में सोचा था। यह अपनी ताकत दिखाने के लिए एक शानदार जगह होगी, लेकिन फिर भी मैजिक एसोसिएशन के लोगों में हंटर यूनियन के लोगों के लिए ज्यादा सम्मान नहीं था। बस कुछ जगहों पर ऐसा नहीं हुआ। मैजिक एसोसिएशन के अधिकांश मेंबरों के पास बेहद पावर थी, क्योंकि वे मैजिशियनों की अवेकनिंग और विकास तथा इक्विपमेंट्स के वितरण के प्रभारी थे। मैजिक एसोसिएशन मैजिशियनों के बीच कानून लागू करने वालों की तरह थी। सख्ती से कहे तो हंटर भी उनके अधिकार क्षेत्र में थे। शोर मचाना बंद करो। कुलून एक संकोची व्यक्ति था। उसके संक्षिप्त आदेश के बाद बाकी लोग तुरंत चुप हो गए। वह घुटनों के बल बैठा और झाड़ी से घास का एक डंठल उठाया जो खरगोश की गेंद के आकार की पूंछ जैसा दिख रहा था। उसने उसे ध्यान से देखा। नीला और सफेद ईंट जैसा,
सिंहपर्णी के आकार का और पेंच जैसा तना, यह सिंहपर्णी घास ही होंगी। चुटकी अचानक कुलून के पास गई। उसकी आवाज ने उसके विचारों को विचलित कर दिया। कुलून अपना आपा खोने ही वाला था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि चुटकी ने अभी क्या कहा है तो वह चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसी छोटी लड़की को डंडेलियन घास के बारे में क्या पता होगा? चुटकी ने डंडेलियन घास को छीन लिया और उस पर फूंक मारी। नीले सफेद बीज बर्फ के टुकड़ों की तरह आसमान में उड़ गए और जंगल में गहरे चले गए। हमें उनका पीछा करके विशाल पर्पल लिंडेन को खोजने में सक्षम होना चाहिए, चुटकी ने घोषणा की। कुलून दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल की उम्र की एक लड़की डैंडेलियन घास के रहस्यों से इतनी परिचित होंगी। डैंडेलियन घास पहाड़ पर मौजूद दूसरे डैंडेलियन से अलग नहीं थी, लेकिन अगर यह नीले सफेद रंग की थी और इसका तना पेंच जैसा था तो इसका मतलब था कि डैंडेलियन घास विशाल पर्पल लिंडेन के तेल पर पल रही थी। इसलिए जब उन्हें नीली सफेद डैंडेलियन घास मिली तो इसका मतलब था कि वे विशाल पर्पल लिंडेन के और बेहद करीब पहुंच रहे थे। इन डैंडेलियन घास के बीज विशाल पर्पल लिंडेन की ओर आकर्षित हुए। हवा की अनुपस्थिति में बहते हुए बीज उन्हें विशाल पर्पल लिंडेन तक ले जाने में सक्षम होंगे। केवल उत्साही विद्वान ही डैंडेलियन घास और विशाल पर्पल लिंडेन के बीच के संबंध को जान सकता है। कुलून शुरू में युवा पीढ़ी के सामने दिखावा करने की योजना बना रहा था, जबकि जंगल में लक्ष्यहीन रूप से विशाल पर्पल लिंडेन की तलाश करने की कोशिश करने वाले हंटरों का मजाक उड़ा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि चुटकी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वह कैसे दिखा सकता था कि वह कितना ज्ञानी है, जबकि 10 साल की बच्ची को पहले से ही यह सब पता था। उसने अजीब सी खांसी निकाली और समूह के बाकी लोगों से उसका अनुसरण करने का आग्रह किया। बिना किसी आश्चर्य के समूह ने डैंडेलियन घास के नीले सफेद बीजों का अनुसरण करके एक विशाल पर्पल लिंडेन को खोजने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने पेड़ों के बीच एक विशाल पर्पल लिंडेन को एक दोष के पार खड़ा देखा। सूरज की रोशनी में इसकी जटिल शाखाओं ने पर्पल रोशनी को प्रतिबिंबित किया, जबकि इसकी पंक्तियों में एक आश्चर्यजनक पर्पल चमक थी, जैसे कि वे सांस ले रहे हो। तो यह विशाल बैंगनी लिंडेन है, यह बेहद सुंदर है। लविशा ने एक दृश्य देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। पेड़ पर कई हजार पत्तियां हैं, छत्र में और दूसरी पत्तियों में ज्यादा अंतर नहीं है। हम उन पत्तियों को कैसे ढूंढेंगे जो डीमन की कलियां हैं? समूह में से एक मैजिशियन ने पूछा। हर विशाल पर्पल लिंडेन की डीमन शिखाएं अलग होती है, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें पहचानना लगभग असंभव है। हालांकि अगर आप कुछ समय विशाल पर्पल लिंडेन को ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन सी पत्तियां डीमन शिखाएं हैं। वे केवल कुछ शाखाओं पर ही उगेंगे जो पेड़ के तेल का स्त्राव करती है, इसलिए सबसे पहले आपको तेलिया शाखाओं को ढूंढना होगा। चुटकी ने विशाल पर्पल लिंडेन की ओर इशारा किया। वहां वास्तव में एक शाखा थी जो मोमी पदार्थ की तरह परत से ढकी हुई लग रही थी। जानबूझकर इसे देखे बिना इसे पहचानना मुश्किल था। कुलून का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने बीच में कुछ नहीं कहा। आगे क्या? एक शाखा पर अभी भी लगभग 1000 पत्ते हैं, आदर्श ने दबाव डाला। बीजों को शाखा के पास लगाओ। वे जिन पत्तियों की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वे संभवतः डीमन शिखाएं हैं। चुटकी ने डैंडेलियन घास के बीजों की ओर इशारा किया। यह तभी संभव है जब हम पहले डैंडेलियन घास को ढूंढ सके। कुलून ने खांसते हुए कहा। यश ने चुटकी के निर्देशों का पालन किया। वह विशाल पर्पल लिंडेन पर चढ़ गया और डैंडेलियन घास के बीजों का एक गुच्छा छिड़क दिया। उसने जल्द ही अपनी आंखें एक पत्ते पर टिका दी। उसने शाखा के पत्ता तोड़ा। विशाल पर्पल लिंडेन ने तुरंत पर्पल लाइट और सरसराहट की आवाजें उत्सर्जित की। मदन तेजी से पीछे हट गया और भारी सांसें लेते हुए दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा हो गया। बड़े भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगता है कि पेड़ की रखवाली कोई कर रहा है, यश ने कहा। विशाल पर्पल लिंडेन को आमतौर पर उसके आसपास रहने वाले जीवों द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। विशाल पर्पल लिंडेन के लिए डीमन शिखाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यदि आप उन्हें तोड़ते हैं तो यह वास्तव में पेड़ को प्रभावित नहीं करता है।
जीव विशाल पर्पल लिंडेन के फलों में अधिक रुचि रखते हैं। जब तक आप फलों को नहीं छूते तब तक जीव बस आंखें मूंद लेंगे। कुलून ने कहा, ओह, यह मुझे बेहद डरा रहा है। क्या इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है? यश ने कहा। कुलून ने अपना सिर हिलाया। विशाल पर्पल लिंडेन डीमन प्राणियों के लिए एक आश्रय की तरह है। हर डीमन प्राणी मुसीबतों से बचना पसंद नहीं करता। कुछ भयंकर डीमन प्राणी आपको मारने की कोशिश करेंगे जैसे ही आप विशाल पर्पल लिंडेन के 1000 मीटर के दायरे में होंगे। आपको इसके पत्ते तोड़ने का मौका देना तो दूर की बात है। सचमुच? यश को ठंडा पसीना आ गया। टीटू ने कहा, अगर तुम डरे हुए हो तो मैं अगली बार पत्ते तोड़ दूंगा। वह जाहिर तौर पर दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। टीटू ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अगर कोई खतरा हो तो वो खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि जब तक जरूरी ना हो अपने मैजिक का इस्तेमाल ना करें और विशालकाय पर्पल लिंडेन के आसपास लापरवाही से कदम ना रखें। इससे टीम के बाकी सदस्यों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। कुलून ने सलाह दी, क्या यह आसान नहीं होगा कि अगर हम इसे एक साथ करें? रजत ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुलून ने उसे घूर कर देखा और झल्ला कर कहा, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। ठीक है, समझ गया। रजत का चेहरा काला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुलून उस पर इतना गुस्सा क्यों है। आदर्श को यह सुनकर उत्सुकता हुई कि कुलून अचानक इतना गंभीर हो गया है। उसने अवचेतन रूप से चुटकी की ओर देखा। चुटकी बोलने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक दिशा से पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। जंगल में चीख गूंज उठी और समूह के लोगों की रूह कांप उठी। आखिर उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने इतनी भयानक चीख निकाली थी? चलो इसकी जांच करते हैं, कुलून ने दुखी होकर कहा। उसने समूह को रोने की दिशा में ले गया। बाकी लोग भी जल्दी से उनके पीछे चले गए। उन्हें भी उसी दिशा से आती हवा का एहसास हो रहा था जिस दिशा में वे जा रहे थे। जब उन्हें खून की तेज गंध महसूस हुई तो वे बेचैन हो गए। चुटकी ने कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ विशाल पर्पल लिंडेन से भी अधिक कुछ है। आदर्श ने कहा, क्या यह सुरक्षित नहीं होगा यदि हम सिर्फ डीमन शिखाएं एकत्र करें? भले ही डीमन शिखाएं विशाल पर्पल लिंडेन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी अगर लोग बेहद लापरवाह है तो त्रासदी होने की संभावना बनेगी। आपको उस डेंजर को कम नहीं आंकना चाहिए जो एक पर्पल लिंडेन आकर्षित कर सकता है। यहाँ तक कि आपको भी इससे जूझना पड़ सकता है, चुटकी ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।